हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो स्वागत है जी आपका हमारे एचटेट पीजीटी कॉमर्स की एक नई सीरीज में। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप सवालों में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। आइए फटाफट से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2026 एग्जामिनेशन की, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। एंड यहाँ पे आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की सिर्फ ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप केवल और केवल क्वेश्चन बैंक भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फुल कोर्स लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक उसमें भी इंक्लूडेड रहता है, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, which ratio indicates the firm's capacity to pay long-term debts and procure additional loans and informs whether the firm is following the policy of trading on equity। ऑप्शंस मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। एंड आई नो आपको कुछ ऑप्शंस रीड करने में दिक्कत आ रही होगी, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। हमें यही पेपर मिल पाया जिसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिससे क्वेश्चंस हमने उठाए, और उसी में थोड़ा सा ये विजिबिलिटी इशू था। तो मैं आपके साथ ऑप्शंस एक बार रीड कर देता हूं। प्रोप्राइटरी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड और डेट सर्विस रेशो। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कौन सी रेशो में ये बताती है कि हम अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर सकते हैं क्या, और हमें अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की जानकारी मिलती है। तो डेट और इक्विटी को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, और ऐसी रेशो आपकी बनेगी डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि ये बता रही है कि हमारे पास कितने लॉन्ग टर्म डेट्स हैं इक्विटी के मुकाबले, क्या हम बहुत ज्यादा डेट्स को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा ले रहे हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। हालांकि जो प्रोप्राइटरी रेशो है उससे भी आपको इक्विटी का अंदाजा तो लग जाता है, बट डेट वाला जो पार्ट है वो स्पेसिफिकली ऑप्शन नंबर 2 में ही पता लग रहा है, और इसीलिए यही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है, ए डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, he gives the following information, what will be the profit or loss for the year। अब इन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड तो नहीं रखे हुए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, हमें बोला गया कि ओपनिंग कैपिटल जो है यहाँ पे वो है 2 लाख की। क्लोजिंग कैपिटल यानी कि साल के एंड में जो हमारी कैपिटल है वो है 2,50,000 की। ड्रॉइंग्स हमने जो ड्यूरिंग द ईयर किए होंगे उसे माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल में से। ठीक है जी, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं अपनी ओपनिंग कैपिटल में से। ये हो गए 60,000 के। इसके अलावा हमने एडी कैपिटल को ऐड किया ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल एडिड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसे अपनी ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं 75,000 को। इसके हिसाब से हमारी ओपनिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए थी 2,15,000। क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए थी 2,15,000, बट है 2,50,000। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट ही होगा जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा। तो प्रॉफिट इनका डिफरेंस बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 35,000। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, आते हैं जी हमारे अगले सवाल की ओर। और ये सवाल में आपको दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 21,28,000, total debts are 42,50,000, if the company's long term debts are 27,30,000, then the current ratio is going to be। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन वगैरह होने वाली है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, आपकी वर्किंग कैपिटल आपको 21,28,000 दे दी है, और टोटल डेट्स आपके जो हैं वो यहाँ पे 42,50,000 है। और टोटल डेट में से अगर मैं अपनी लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस कर दूं, जो कि मुझे 27,30,000 दे रखे हैं, तो मेरे पास शॉर्ट टर्म डेट्स या फिर करंट लायबिलिटीज निकल आएंगी। तो इसको मैं माइनस करूंगा, तो ये 15,20,000 यहाँ पे निकल आएगा। और ये करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो मैं अपनी जो पहली वाली इक्वेशन थी वर्किंग कैपिटल वाली उसमें डालता हूं। करंट एसेट माइनस 15,20,000 इज इक्वल टू 21,28,000। और इसे मैं अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो मेरे करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 36,48,000 ये निकल कर आ जाएगी। करंट रेशो आपको निकालनी है, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी अगर आप करेंगे तो ये आपकी निकल कर आ जाएगी। करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है जी, करंट लायबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि करंट लायबिलिटी हमारे पास है 15,20,000 की। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना कितना निकल कर आएगा जी, 3648 डिवाइडेड बाय 1520,
तो ये 2 पॉइंट कुछ निकल कर आएगा, 2 पॉइंट कुछ निकल कर आएगा, और 2 पॉइंट में आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। तो 2.4 ही आपका आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां पे समझ में आया है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर यहां पे एक स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी गलत है। इट इज ड्रॉन बाय द डेटर, इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे राम है और श्याम है। तो लेट सपोज कि श्याम ने राम से उधारी पे क्रेडिट पे सामान खरीदा। तो अभी श्याम जो है यहाँ पे डेटर बन गया और राम जो है यहाँ पे क्रेडिटर बन गया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा, राम बनाएगा कि श्याम बनाएगा? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और एक होता है प्रॉमिसरी नोट। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली एन ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे होता है। ऑर्डर कौन देगा, राम देगा पेमेंट करने का ऑर्डर कि श्याम देगा? सर राम ही तो देगा पेमेंट करने का ऑर्डर। कौन देगा, क्रेडिटर देगा ऑर्डर डेटर को कि तुम मुझे ये पेमेंट करना इतने टाइम के बाद, और उस ऑर्डर को श्याम जो है नीचे साइन करके एक्सेप्ट कर लेगा और ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपका बन जाता है। तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है आपका क्रेडिटर ड्रॉ करता है, प्रॉमिसरी नोट आपका डेटर ड्रॉ करता है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। हाँ पर यहाँ पे हमें गलत बताना था, सॉरी यहाँ पे हमें गलत बताना था, तो गलत वाली स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, इन विच एक्टिविटी ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड बट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स इज रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो सारा का सारा जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया हम उसे शेयर होल्डर को नहीं देने वाले हैं, हम उसे अपने बिजनेस में रिटेन करने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स को फ्लो बैक कर रहे हैं, वापस से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट द फर्म अर्न्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जब आप एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचते हो अपना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है, इसे क्या नाम आप देने वाले हैं? मार्जिनल प्रॉफिट, मैनेजरियल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट या फिर टोटल प्रॉफिट? अब देखो कॉस्ट वाला तो पहले ही निकाल दो, ठीक है जी। आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचा, आप 10 यूनिट बेच रहे थे अब 11 बेचे, तो अभी लेट सपोज कि आपको जो प्रॉफिट बढ़ गया वो 10 रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये 10 रुपए का प्रॉफिट जो बढ़ गया हम इसे मार्जिनल प्रॉफिट कह सकते हैं कि दिस इज द मार्जिन बाय विच अवर प्रॉफिट इंक्रीज्ड। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, द करंट लायबिलिटीज ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड आर 1,50,000, इट्स करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल बी। तो आपको करंट रेशियो दे रखी है 3:1, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 3:1 है, और हमें करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 1,50,000, तो इसके हिसाब से आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,50,000 हो जाएगी। लिक्विड रेशियो 1:1 दे रखी है, तो लिक्विड रेशियो का मतलब है कि आपके यहाँ पे लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी ये 1:1 है। तो अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1,50,000 है तो आपके जो लिक्विड एसेट्स हैं वो भी यहाँ पे 1,50,000 के ही हो जाएंगे। अब करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय स्टॉक। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके आप लिक्विड एसेट्स पे पहुंचते हो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेकर तो यहाँ कुछ नहीं गिवन है तो उसे तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट स्टॉक हमें पूछा जा रहा है तो स्टॉक इज गोइंग टू बी द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज करंट एसेट्स एंड लिक्विड और क्विक एसेट्स, और इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3 लाख। तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर्स एज एंड व्हेन इट इज ड्यू इज नोन एज सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी, इक्विलिब्रियम। तो आपकी एबिलिटी की जैसे ही आपकी लायबिलिटी ड्यू हो आप उसे उसी समय उसी वक्त चुका दें, एज एंड व्हेन इट इज ड्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आपकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है।
देखो आप अपनी लायबिलिटीज चुका सकते हैं, आपके पास एसेट्स तो हैं, बट अगर उसी समय नहीं चुका सकते तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। अगर आपके पास लिक्विडिटी है, लिक्विड फंड्स अवेलेबल हैं, तो उस केस में जैसे ही लायबिलिटी आई आप वैसे ही उसे चुका पाएंगे। बट अगर लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विड फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी लायबिलिटी को उसी समय नहीं चुका पाएंगे। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बन जाएगा। तो कीवर्ड आपका है एज एंड व्हेन इट इज ड्यू। इस कीवर्ड की वजह से आपका आंसर लिक्विडिटी बन गया। अगर ये कीवर्ड ना होता तो आपका आंसर सॉल्वेंसी भी हो सकता था। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। While preparing cash flow statement of financial enterprise, interest and dividend received should be classified as। तो बात हो रही है यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल एंटरप्राइज की। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो है ये अपने लोन्स वगैरह का काम, इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम ये रेगुलर बेसिस पे करती है, और इन पे इसको जो इनकम रिसीव होगी दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट इनकम या फिर डिविडेंड इनकम। ये इसकी नॉर्मल रूटीन की इनकम है, और रूटीन की इनकम आपकी बनती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इज गोइंग टू बी द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, representation of various factors affecting net profit and capital employed by a chart is known as standard and poor chart, NYSE chart, break even chart या फिर DuPont chart। अब देखो S&P और NYSE चार्ट जो हैं आपके, इसे ये तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से आप लिंक कर सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है नेट प्रॉफिट और आपके कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो अगर बात कर रहे हैं हम अपने नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो उस केस के अंदर यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं रेशो एनालिसिस की बात हो रही है। और रेशो एनालिसिस में हमारे पास आता है जी ड्यू पॉन्ट एनालिसिस, और इसके अंदर जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है हम इसको फर्दर बाइफरकेट करते हैं, देखते हैं कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली आपका नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड से ही बनता है, और हम बाइफरकेट करके देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी में नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या क्या रोल है, एसेट टर्नओवर क्या क्या रोल है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या क्या रोल है। इस तरीके से बाइफरकेट करते हैं, सारे फैक्टर्स को अलग अलग देखते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपका जो बेस्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ड्यूपॉन्ट चार्ट। और जो आपका ब्रेक इवन चार्ट है, ब्रेक इवन चार्ट के अंदर आप अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको लेकर पीवी रेशियो के साथ एनालिसिस करते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं बन सकता। ऑप्शन 4 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजायर्स टू रिडीम 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच एट पार आउट ऑफ अवेलेबल सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट्स। In this case, how much amount should be transferred to debenture redemption reserve account? DRR पूछ रहे हैं as per the Indian Companies Act, read with rules of the banking company। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, बट प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई बैंकिंग कंपनी है, उस केस में आपको डीआरआर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Kaushal and Gulab are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। 5:3 की रेशो में कौशल और गुलाब जो है यहाँ पे प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, और राजू जो है उसे एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया 1/7 शेयर के लिए, 1/7 शेयर के लिए। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपको बता दी है वो बताई है 4:2:1 की। आपको बताने की कौशल और गुलाब की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी। देखो कौशल का जो यहाँ पे नया शेयर है वो 4/7 है, पुराना शेयर इसका था 5/8। तो आप निकाल लो कितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया 32 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 56, तो 3/56 ये आ गया इसका सेक्रीफाइस है। और गुलाब की अगर मैं बात करूं तो नया शेयर है 2/7 और पुराना शेयर था 3/8, तो इसका सेक्रीफाइस हो गया 16 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 56, तो ये हो गया -5/56। तो 3:5 की रेशो में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू बैंक अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, कैश अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। तो डिसोल्यूशन जब होता है तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, और इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्यारे दोस्तों सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सारे एसेट्स आपके इधर ट्रांसफर हो जाते हैं,
और प्यारे दोस्तों सारी जो लायबिलिटीज है वो आपकी इधर ट्रांसफर हो जाती हैं। एसेट्स को बेच के जो पैसे मिले वो इधर आते हैं, लायबिलिटीज को पे करने पे जो पेमेंट करनी पड़ी वो इधर आती है, और फिर जो भी प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन का वो निकल आता है, जिसे हम अपने पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इज कॉल्ड। तो जो पार्टनर चला गया, छोड़ गया, वो अपना शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर को दे देता है, और जिस रेशियो में वो उसका शेयर जो है शेयर करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द गेनिंग रेशियो, क्योंकि अब उनका जो शेयर है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, उन्होंने गेन कर लिया, तो ये आपकी गेनिंग रेशियो बनती है। बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a partner has agreed to undertake the dissolution work for an agreed remuneration, bear the realization expenses, then what will be the journal entry if the payment of realization expenses is made by the firm? तो बताइए, पार्टनर ने जिम्मेदारी उठाई थी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो देगा, बट देने पड़ गए फर्म को, तो फर्म अल्टीमेटली अपने पार्टनर से रिकवर कर लेगी। ठीक है जी, तो फर्म ने पे किए, फर्म के बैंक अकाउंट से गए, तो बैंक अकाउंट को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, बट ये फर्म का खर्चा नहीं है, ये पार्टनर से रिकवर करना है। तो जिस भी पार्टनर ने ये पे करने की जिम्मेदारी उठाई है, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ना हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लिमिटेड हैज एग्रीड टू पे परचेज प्राइस ऑफ अ बिल्डिंग रुपीज 2,20,000. Half the payment was made in cash and remaining half by issue of 9% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%. How much debentures will be issued for the purchase amount? तो 2,20,000 की बिल्डिंग है जी, 1,10,000 तो कैश में पे हो गया, और 1,10,000 जो है वो डिबेंचर्स के माध्यम से पे हो रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिबेंचर्स यहाँ पे इशू हो रहे हैं, दे आर 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 रुपीज का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी कि 110 रुपए पे इशू हो रहा है। तो कितने डिबेंचर इशू होंगे? 1,10,000 का टोटल अमाउंट है, एक डिबेंचर की वैल्यू 110 है, तो डिवाइड करके टोटल डिबेंचर हमारे पास 1,000 के निकल आएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच सिस्टम द मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन is taken into account in the period in which they are earned rather than in the period in which the cash is actually received or paid by the enterprise? Cash basis, accrual basis, economic basis और circular flow of money system. तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास मेनली दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है एक्रूअल। एक हमें कई बार हाइब्रिड भी देखने को मिलता है, बट मेनली दो ही होते हैं। एक्रूअल बेसिस के अंदर हम बात करते हैं व्हेन द कैश, व्हेन द रेवेन्यू इज अर्नड, और व्हेन द एक्सपेंस इज ड्यू, इसकी बात करते हैं। कैश के अंदर बात करते हैं कि कब कैश की रिसीट हुई, कब कैश की पेमेंट हुई। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि कब अर्न हुआ, कब ड्यू हुआ। कैश का एक्चुअल रिसीट और पेमेंट की कोई रेलेवेंस नहीं है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्रूअल सिस्टम। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकरिंग ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज। तो एनपीओ का सवाल है, अगर आपको कोई रेगुलर नेचर की ग्रांट मिल रही है तो वो आपकी कौन सी रिसीट होगी? कैपिटल रिसीट, डोनेशन, रेवेन्यू रिसीट या एंडोमेंट फंड? तो अगर रेगुलर नेचर की ग्रांट है तो इट इज बेसिकली गोइंग टू बी टेकन टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आप इसे रेवेन्यू रिसीट बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहां पे बन जाएगा। If the benefit of expenditure extends up to only for one accounting period, it is called capital revenue, noting charges, underwriting. तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई ऐसा खर्चा है जिसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलने वाला है, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट कोई ऐसा खर्चा है जिसका फायदा आपको एक ही साल में मिलेगा, जैसे आपने कोई सैलरी, रेंट वगैरह पे किया, दैट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जिस खर्चे का फायदा एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो। स्टेटमेंट नंबर 1 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे पास नॉन रिकरिंग होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने मशीनरी खरीदी तो आप बार बार नहीं खरीदते, आप
कई सालों में एक बार मशीनरी खरीदते हैं। बट जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं दे आर रिकरिंग इन नेचर। जैसे आपका रेंट है तो आपको रिकरिंग है, आपको हर बार पे करना पड़ेगा, सैलरी है आपको हर बार पे करनी पड़ेगी, इट इज रिकरिंग इन नेचर। तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस वेयर आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, आपने नई मशीनरी खरीदी, तो इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। बट जो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सैलरी रेंट वगैरह पे कर रहे हो, उससे केवल आपकी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वही मेंटेन रहने वाली है। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी, पहली वाली गलत है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनने वाला है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए यहाँ पे सवाल है, द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब प्यारे दोस्तों, हमारी जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो उस समय काफी सारे खर्चे करने पड़ते हैं, इस कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के काफी लीगल खर्चे करने पड़ते हैं, तो उनको यहाँ पे नाम दिया जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम दिया जाता है और इन्हें धीरे धीरे बाद में राइट ऑफ कर दिया जाता है, और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। The study of mutual relationship between different components or their totals of the financial statements for a definite period of time is called horizontal or dynamic analysis, vertical or static analysis, internal analysis और external analysis। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल था इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि आप जो डिफरेंट कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं उनको किस तरीके से लिखने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो हमें आंसर दिया कोई ऑफिशियल आंसर नहीं दिए, इसमें कोई ऑफिशियल आंसर नहीं आया था हमें। जो हमारी आंसर की आई थी फाइनल आंसर की, उसमें इसका आंसर जो था विड्रॉ कर लिया गया था, तो इसके ऊपर और डिस्कशन नहीं करते हैं, इसे स्किप करते हैं और अभी आगे बढ़ जाते हैं। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग। जो आपकी जो पेटी कैश बुक होती है, पेटी कैश बुक आप मेंटेन करते हो ना, तो पेटी कैश बुक के अंदर क्या चीजें आप रिकॉर्ड करते हो, ये पूछ रहा है सवाल आपसे। क्या इसके अंदर पेटी इनकम्स आती हैं, क्या इसके अंदर पेटी एक्सपेंसेस आते हैं, क्या इसके अंदर पेटी इनकम रिसीव्ड इन कैश आती है, या फिर पेटी इनकम और पेटी एक्सपेंसेस दोनों आते हैं। देखो, पेटी कैश बुक के अंदर केवल और केवल जो आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना वही आते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा कि जो भी आपके पेटी एक्सपेंसेस हैं जो आप कैश में पे कर रहे हैं वो इसके अंदर आएंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, a company issues 1000 debentures of rupees 100 each at a discount of 6% and debentures are to be repaid by equal installments of rupees 20,000 at the end of each year starting from the first year. Which amount of discount is written off at the end of first year? तो हमने प्यारे दोस्तों यहाँ पे 1000 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक है बट 6% डिस्काउंट पे किया है, यानी कि हमने जो 100 रुपए का डिबेंचर है उसे 6% डिस्काउंट पे यानी कि 94 पे इशू किया है। तो 94 इंटू 1000, 94,000 हमें मिले होंगे, और 6000 होगा हमारे पास क्या, डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हमें अब राइट ऑफ करना है ओवर दी लाइफ ऑफ दी डिबेंचर्स। अब बोला जा रहा है कि डिबेंचर्स की हर साल 20-20 हजार की पेमेंट करने वाले हैं, तो अब कैसे राइट ऑफ किया जाए, उसका एक तरीका है कि आप डिबेंचर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग राइट ऑफ करें। तो पहले साल आपके 1 लाख के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, अगले साल 20,000 के पे हो जाएंगे तो 80 के रह जाएंगे, उससे अगले साल फिर 20 के पे हो जाएंगे तो 60 के रह जाएंगे, उससे अगले साल 40 के पे हो जाएंगे, 20 के पे हो जाएंगे तो 40 रह जाएंगे, और लास्ट ईयर में आपके 20,000 रह जाएंगे जो कि फिर एंड ऑफ द ईयर पे हो जाएंगे। तो इस रेशो के अंदर आपको डिबेंचर्स का बेनिफिट मिल रहा है, और इसी रेशो के अंदर आपको इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना चाहिए। तो रेशो बन गई 5:4:3:2:1 की। तो पहले साल के अंदर 6000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया इन सबका टोटल, 1215। तो इसका आंसर बन गया 1/3, यानी कि 2000 आपका आंसर बन गया। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा जी ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज अ करेक्ट ऑप्शन from given below. Depreciation must be charged so as to ascertain true profit or loss to the business. तो depreciation चार्ज करके हमें पता लग जाता है कि हमें असल मायने में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिजनेस को, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। When market value of an asset is higher than the book value, depreciation is not charged. अब मान लीजिए आपकी, लेट सपोज आपने कोई कार खरीदी है,
कार की जो बुक वैल्यू आ रही है आपकी 4 लाख आ रही है, अब इस कार को आप बाजार में बेच सकते हैं लेट सपोज 4,10,000 का, तो क्या आप इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे? अरे कार अगर आपकी है तो उस पर आप हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे, आप हर साल ऐसा थोड़ी करेंगे उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं करते हम। तो डिप्रिसिएशन इज चार्ज रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इज द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। सो आप ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी forfeited 200 shares of rupees 100 each, rupees 70 called up per share, on which the shareholder paid rupees 50 per share. These shares were reissued at rupees 80 fully paid up. The share forfeited account will be debited in the reissue with. तो आपको यहाँ पे जो शेयर्स हैं फोरफिट किए गए, दोबारा से रीइशू भी किए गए, तो कितना डिस्काउंट आप यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, जब आपने शेयर्स को फोरफिट किया होगा तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना अमाउंट डाला होगा, तो जितना अमाउंट आपको इन शेयर्स पे मिला होगा वो आपने शेयर फॉर फीचर में डाल दिया होगा। कितना डाला होगा शेयर फॉर फीचर में? आपने उन पे 50 रुपए रिसीव किया था, शेयर होल्डर ने 50 रुपए दिया था, तो 50 इंटू 200 जो है वो आपने रिसीव किया होगा, यानी कि 10,000 जो है वो आपने रिसीव किया होगा। जब आप इनको री इशू करेंगे तो आपने डिस्काउंट दिया, और ये वाला जो डिस्काउंट है आप इसको शेयर फॉर फीचर से एडजस्ट करेंगे। हमसे पूछ रहे हैं कि री इशू एंट्री में शेयर फॉर फीचर को कितने से डेबिट करेंगे, तो जितना भी डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट इज गोइंग टू बी एडजस्टेड फॉर थ्रू दी शेयर फॉर फीचर, तो यानी कि डिस्काउंट के अमाउंट से शेयर फॉर फीचर को डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट आपका है 20 रुपए का, 20 रुपए का डिस्काउंट है आपका, और ये 20 रुपए का डिस्काउंट है आपका कितने शेयर्स पे? कितने शेयर्स पे? 200 शेयर पे। तो ये आपका जो अमाउंट यहाँ पे बन जाएगा 4,000 का बन जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपका बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। जितना डिस्काउंट है उतना ही शेयर फॉर फीचर को डेबिट करेंगे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बन जाएगा। चलिए, यहाँ पे अगला सवाल है, द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड एज। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो फर्म की लाइफ है, बिजनेस की लाइफ है, हम उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं, और ये छोटे छोटे पीरियड्स में जो हम इसे डिवाइड करते हैं, दिस इज एज पर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट? तो बिल्कुल ही सीधा है, बिल्कुल ही डायरेक्ट सवाल है। यहाँ पे बात हो रही है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आपको कहते हैं कि आपका जो बिजनेस है बहुत लंबे टाइम तक चलता रहेगा, और आप वेट नहीं कर सकते कब बिजनेस बंद होगा तब उसके प्रॉफिट्स को मेजर करेंगे, और इसीलिए आप रेगुलर बेसिस पे अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हो और प्रॉफिट की मेजरमेंट करते हो। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज आर आल्सो नोन एज। तो हमारी जो लीवरेज या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, लीवरेज या फिर जो कैपिटल स्ट्रक्चर की रेशियोज हैं प्यारे दोस्तों, उनको और किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर करंट रेशियो? देखो जी, यहाँ पे करंट रेशियो तो नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है। जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं, दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद योर लिक्विडिटी पोजीशन, और बचता है हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर ही हम डेट, इक्विटी वगैरह की बात करते हैं, लीवरेज की बात करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वही बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ पार्टनरशिप डीड जनरली डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपकी जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें से कौन सी चीज जनरली नहीं आती है? तो पार्टनरशिप डीड जो है आपके पार्टनर्स का जो आपस में रिलेशन है उसे गवर्न करती है। इसके अंदर फर्म का नाम तो आएगा, फर्म के बिजनेस की ड्यूरेशन भी आएगी, और ये भी बताया जाएगा कि कैसे इस बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे, बंद करेंगे। बट एम्प्लॉइज की लिस्ट इसके अंदर नहीं आ सकती है। अब एम्प्लॉइज की जो लिस्ट है वो तो हर साल बदल सकती है, हर महीने बदल सकती है। पार्टनरशिप डीड तो एक बार बनने वाली है, ये कोई हर महीने बनने वाली चीज थोड़ी है। इसके अंदर पार्टनर्स के नाम आएंगे, फर्म का नाम आएगा, बट एम्प्लॉइज के नाम नहीं आएंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स दी हुई है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द बैंक। तो पासबुक आपकी बैंक मेंटेन करता है जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, पहली स्टेटमेंट सही है।
A business firm periodically prepares a bank reconciliation statement to reconcile the balance as per cash book with the passbook, as these to show the different balances for various reasons. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं अपनी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए। अलग अलग कारणों की वजह से ये डिफरेंस, ये जो बैलेंस है अलग हो सकता है, और उसे रिकंसाइल करते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हो गई, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, when adjusted purchase is shown on the debit column of the trial balance, then। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज शो करी हुई है, तो इट मींस यहाँ पे आपने अपने परचेजेस में से स्टॉक की एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऑलरेडी अपने परचेजेस में एडजस्ट कर दिया है। तो इस केस के अंदर आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर देखने को मिलेगा, जिसे आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली अब ले जाएंगे। ऑप्शंस दिए हैं, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन ट्रायल बैलेंस, ये गलत है। ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, ये वाला आपका ठीक है कि केवल आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे, और यहां से अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, अब ये सीधा आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस, ये भी गलत है। ओनली ओपनिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास इंटरेस्ट है 0.75% पर मंथ। देखो, पर मंथ यहां पे लिख रखा है। सवाल को बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ऑन पार्टनर्स कैपिटल ऑफ रुपीज 60 लाख, मैनेजर्स कमीशन एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन अमाउंटेड टू 14.8 लाख, देन मैनेजर्स कमीशन इज गोइंग टू बी। इस सवाल के लिए क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए? देखो, आपको बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट जो है आपके, उसमें इंटरेस्ट और मैनेजर कमीशन अभी नहीं घटाई, ठीक है जी। ऐसे नेट प्रॉफिट जिसमें अभी कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं करी बिफोर एडजस्टमेंट, ये हमें यहां पे जो दे रखे हैं उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 14.85 लाख। ठीक है, इसमें से आपको एक एडजस्टमेंट करनी है किसकी? इंटरेस्ट की। एक एडजस्टमेंट करनी है मैनेजर की कमीशन की, और फिर आपका निकल कर आएगा प्रॉफिट। ठीक है जी। अब देखो, बात यहां पे कुछ ऐसी रही कि हमें कहा गया कि जो मैनेजर की कमीशन है इट इज 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर मेरा प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने के बाद एक्स निकल कर आता है, तो मैनेजर कमीशन कितनी होगी? एक्स का 5% होगी, है ना। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का 5% होगी, यानी कि 0.05x होगी। ठीक है, और इंटरेस्ट की वैल्यू मेरी क्या होगी? कहा गया कि 60 लाख की कैपिटल है, उस पर 0.75% पर मंथ। पूरे साल का अगर मैं आपको कहूं तो पूरे साल के लिए ये अमाउंट कितना हो जाएगा? सर, पूरे साल के लिए ये अमाउंट आपका 9% हो जाएगा। तो 60 लाख का 9% अगर आप करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? इट इज गोइंग टू बी 5.4 लाख। ओके, तो आपके पास ये मैंने इक्वेशन सी बना दी है, इसको आप सॉल्व कीजिए, और इसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालिए, उसका 5% कर दीजिए, तो आपकी मैनेजर कमीशन आ जाएगी। और इसी हिसाब से इस सवाल को हमने यहां पे आपके लिए सॉल्व किया, और हमारे पास जो कमीशन है, प्रॉफिट निकल कर आया 9 लाख, और कमीशन निकल कर आई उसकी 5%, यानी कि 45,000। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगला सवाल है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। तो सवाल मुझे थोड़ा सा एम्बिगुअस लगा, इसका आंसर इन्होंने एक्सपेंसेस दिया है। मुझे थोड़ा सा एम्बिगुअस लगा कि हाँ, एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, बट कुछ सवाल मुझे जमा नहीं। आपको क्या लगा इस सवाल के बारे में? जरूर डिस्कस कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगला सवाल बहुत ही आसान है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ परचेजेस ऑफ एन एसेट बिकॉज डैश अप्लाइज। तो आप किसी भी एसेट को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कंसेप्ट। ये आपसे कहते हैं कि जो आपने कॉस्ट लगाई थी, जिस एसेट को जिस दाम पे खरीदा था, जिस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे खरीदा था, आप उसी पे से रिकॉर्ड करते चलिए। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉलोइंग पेमेंट्स आर ड्यू। 4 पेमेंट्स ड्यू हैं। पार्टनर का लोन है, क्रेडिटर्स हैं आपके गुड्स के, और कुछ एक्सपेंसेस हैं सेलिंग ऑफ एसेट्स से जुड़े हुए, और फिर आपके पास है पार्टनर्स की कैपिटल। एज पर सेक्शन 48 आप इन्हें किस ऑर्डर में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो जी, अगर हमें डिसोल्यूशन करना है तो हमें एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगी बाहर वालों की लायबिलिटी, और फिर आएगी हमारे पार्टनर्स की लायबिलिटी, और फिर उनकी कैपिटल आएगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे डिसोल्यूशन के टाइम पर? जो हमारे एसेट्स हैं आप उनको बेचेंगे, उनके जो बेचने का खर्चा होगा वो भी आपको उसमें से लेस करना पड़ेगा,
और फिर आपके पास जो नेट अमाउंट आएगा आप उसे बांटेंगे अलग अलग क्रेडिटर्स को और पार्टनर्स को। सबसे पहले जो आपके बाहर वाले क्रेडिटर्स हैं उनको देंगे, फिर आपका जो पार्टनर का लोन है उसको चुकाएंगे, और फिर आपकी पार्टनर की कैपिटल की बारी आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एसेट्स को बेचने का खर्चा है उसे इंक्लूड कीजिए, पहले आपका 3 आएगा, फिर आपके आ जाएंगे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स यानी कि 2 आपका आ जाएगा, और फिर आपका पार्टनर का लोन, और फिर आपका कैपिटल, और आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि 1 लाख जो है इट इज नेट सेल ऑफ अ कंसर्न ड्यूरिंग 2021, इन्वेंट्री टर्नओवर इज 4 टाइम्स, कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड। देखो इस सवाल में भी कुछ सेंस ही नहीं बन रही है, बस इस 1.5 टाइम्स ऑफ दैट इज द बिगिनिंग। देखो ऐसे नहीं लग रहा कुछ मिसिंग है सवाल के अंदर, बट जितना समझ में आ रहा है उससे सवाल को सॉल्व करें तो आंसर निकल जाएगा। चलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर आपको ऊपर क्या लेना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर अब नेट सेल्स लेनी पड़ेंगी। नेट सेल्स आपने ली, डिवाइड करते हैं इसे एवरेज स्टॉक से, और इसे हमें 4 बता रखा है, ठीक है जी। तो एवरेज स्टॉक हमारा कितना हो गया यहाँ पे 25,000 हो गया। एवरेज स्टॉक का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 25,000 हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो है इट इज गोइंग टू बी योर 50,000, ठीक है जी। अब मुझे बोला गया कि इन्वेंट्री एट द एंड जो है इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक का 1.5 टाइम्स है, तो इसको मैं 1.5 ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं और लिखता हूं 50,000। इनको ऐड किया इट बिकम्स 2.5 ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50,000। ओपनिंग स्टॉक क्या निकल कर आया सर, आपकी हैंडराइटिंग नहीं थोड़ी सी समझ में आ रही, चलिए थोड़ा सा चला लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इट इज गोइंग टू कम आउट टू 20,000। ओके, ये आपका 20,000 निकल कर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा इसका 1.5 टाइम्स, यानी कि वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30,000। सो यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक 20 और क्लोजिंग स्टॉक आपका 30 आएगा। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए हमारे पास अगला सवाल है, इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉसेस इज रिलेटेड टू। तो आप अपने जो लॉसेस हैं उनको फटाफट से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्योंकि आप कंजर्वेटिव है, आप कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉफिट। तो अगेन देखो कितना गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, ये जर्नल प्रॉफिट नहीं जर्नल प्रॉपर होता है, तो ट्रांसलेशन वगैरह भी एकदम सही से नहीं करी हुई है, तो पेपर में ऐसी कुछ खामियां देखने को मिली जो कि अच्छी बात नहीं है। ऑप्शंस हैं गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ये सभी एंट्रीज आप जर्नल प्रॉपर से करते हैं और इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल है, ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 3:2 की रेशो में। अब हमने सी को भी एडमिट कर लिया और सी को 3/20 जो है वो हम शेयर देने वाले हैं, और सी को 1/3 ऑफिस शेयर मिला बी से। तो सी का शेयर है 3/20, इसका जो 1/3 है वो यहाँ पे किससे मिल रहा है उसको, इसका 1/3 उसको मिल रहा है बी से। तो बी से कितना मिल रहा है जी, इसका 1/3 करोगे तो ये 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/20 इसको किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है। ए सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर टू सी। तो ए का शेयर अभी कितना है, ए का है 3/5, वो कितना सरेंडर कर रहा है यहाँ पे सी को, अपना 1/6, तो इसको 1/6 करेंगे, सो इट इज गोइंग टू कम आउट टू 1/10, और इसे हम 2/20 भी बोल सकते हैं। अगर कॉमन डिनोमिनेटर 20 बनाना है तो 2/20 भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि हमें क्या करना है इस सवाल में। हमें नई रेशो निकालनी है फर्म की, नई रेशो निकालना चाह रहे हैं। तो ए के बारे में अगर हम सोचें तो ए का 3/5 था, 1/6 उसने दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचेगा, फिर 1/6 दे दिया तो 5/6 बच जाएगा। तो अगर आप 5/6 सोचेंगे तो कितना होगा, तो ए का शेयर मेरे पास कितना बच जाएगा सर, ए का शेयर मेरे पास बचेगा 3/5 का 5/6 बचेगा, यानी कि मेरे पास ये बचेगा 1/2। 1/2 को अगर 20 कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है तो मैं यहाँ पे 10/20 भी लिख सकता हूं। चलिए बी की बात करते हैं, बी का शेयर कितना था, 2/5 था, उसने कितना दे दिया जी, उसने 1/20 दे दिया। अब बचा कितना सर, इसको निकालना हो बचा कितना, तो हमें इसको कैसे निकालेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड पे, 8 माइनस 1, 7/20 इसका हो गया। और हमें ये तो पता ही है कि सी का ऑलरेडी 3/20 है, ठीक है। तो ए का 10/20, बी का 7/20 और सी का 3/20, तो रेशो क्या बनी 10:7:3। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल है, गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स नीड नॉट बी एडेड टू रेवेन्यू टू असर्टेन द डैश ऑफ बिजनेस।
देखो ये जो आपको कैपिटल एसेट्स को बेचकर गेन मिला तो ये आपका ऑपरेटिंग गेन नहीं है, तो अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो फिर आप इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो आंसर इज ऑप्शन 4। अगला सवाल है विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। अब देखो इस सवाल में अगर सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है डेप्रिसिएशन पे, यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाता फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड आप कह सकते थे। बट अब सवाल कह रहा है कि यूनिफॉर्म चार्ज है डिप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और शब्द लिखा टुगेदर, दोनों को मिलाकर फिक्स्ड हो रहा है। एक बात को समझिए कि जब भी हमारा कोई मशीनरी या कोई एसेट होती है, शुरू के टाइम में उस पर रिपेयर और मेंटेनेंस कैसी होती है सर, शुरू के टाइम की बात करें तो कम होती है, और बाद में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात करूं, ठीक है, डेप्रीसिएशन की अगर मैं बात करूं तो डेप्रीसिएशन हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर शुरू के सालों में ज्यादा होती है क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, और बाद के सालों में क्योंकि वैल्यू कम हो जाती है, कम वैल्यू पे कम डेप्रीसिएशन लगती है, तो डेप्रीसिएशन कम हो जाती है। तो ओवरऑल इफेक्ट देखिए आप कैसा रहा। ओवरऑल इफेक्ट हमारा रहा कि हमारा जो चार्ज रहता है प्रॉफिट के अगेंस्ट वो यूनिफॉर्म रहता है। डेप्रीसिएशन शुरू में ज्यादा, रिपेयर कम, और बाद में डेप्रीसिएशन कम, रिपेयर ज्यादा, तो चार्ज जो टोटल लगा वो हमारा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म रहा, ठीक है जी। और इसीलिए हमारे पास जो आंसर बनेगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, specific research expenses, special advertisement expenses, heavy expenses for transferring business at suitable place। तो ये आपके सभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बहुत भारी खर्चा और आप इनको डेफर कर सकते हैं, और इसीलिए आंसर आप ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, ट्रेडमार्क इज अ डैश। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क प्यारे दोस्तों एक एसेट है, और एसेट का अकाउंट रियल अकाउंट होता है, और साथ ही ट्रेडमार्क जो है वो इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम यहाँ पे इसे छू नहीं सकते, इसे टच और फील नहीं कर सकते, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी देयर। सो नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Options are amount set apart to meet future losses due to known liabilities, amount of which cannot be determined properly is called provision। तो यहां पे कहा गया कि हमारे पास एक known liability है बट उसका अमाउंट हम प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एक प्रोविजन हो जाएगी। उसके लिए हमें पहले ही प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, और हम एक एस्टिमेटेड बेसिस पे उसकी प्रोविजन तैयार कर लेंगे। सो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा और यही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। और इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट है कि अगर आपकी नोन लायबिलिटी है तो उनके लिए आप रिजर्व बनाएंगे। देखो यहाँ पे अगर जो रिजर्व्स अगर आपको बनाने हैं, रिजर्व्स जनरली आपकी जो अननोन लायबिलिटीज है फ्यूचर में राइज हो सकते हैं, तो उनके लिए आप कुछ रिजर्व्स, कुछ जनरल रिजर्व क्रिएट करके रख लेते हैं, है ना। और सीक्रेट रिजर्व जो है वो आपका बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग। तो पेटी कैश बुक, हमारे जो पेटी खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी वगैरह के खर्चे, उनके लिए अलग से हम कैश बुक रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, पेटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। और लिस्ट 1 में सबसे पहले है जी एरर ऑफ पोस्टिंग, कि आपने पोस्टिंग गलत कर दी। अब अगर आप देखेंगे तो आपको लिस्ट 2 में सेकंड दिख रहा है कि आपने राम को गुड्स सोल्ड किए बट आपने उसे रॉन्गली शाम को डेबिट कर दिया, तो ए जो है इट इज गोइंग टू मैच विद 2। इसके बाद हमारे पास कुछ एरर ऑफ कॉस्टिंग है, फिलहाल स्किप करते हैं। फिर है जी एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की गलती आपकी क्या होगी, जैसे आपने वेजेस जो कंस्ट्रक्शन के लिए दिए उसे वेजेस अकाउंट में डाल दिया, आपको उसे कंस्ट्रक्शन में ही इंक्लूड करना चाहिए था, तो इसीलिए आपका सी जो है इट इज गोइंग टू मैच विद 4। तो A2 और C4 से ही अगर हम कोई मैचिंग कर लें, सो लेट्स सी, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारे पास आंसर बन जाता है A2 और C4 से। बाकी की मैचिंग भी आप करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी जस्टिफाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्स ने गुड सेल किए 20,000 की इन कैश आफ्टर अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे कहा कि हमने 20,000 का सामान बेचा, गुड्स की वैल्यू 20,000 बताई गई, और यहाँ पे हमने इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% का कैश डिस्काउंट दिया। हमें बताना है कि हम अपनी किताबों में कितने से डेबिट करने वाले हैं कैश को और डिस्काउंट को।
देखो 20,000 का सामान था, 20,000 के सामान पे आपने 10% यानी कि 2,000 तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, बाकी 18,000 बचा। 18,000 पे 5% आपने कैश डिस्काउंट दे दिया, इसका 5% होगा 900 और ये आपका नेट बनेगा 17,100। ट्रेड डिस्काउंट आपकी किताबों में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है आपकी किताबों में। तो आप डिस्काउंट अकाउंट जो है उसको 900 से डेबिट करेंगे और कैश जो है आप उसको 17,100 से डेबिट करेंगे। सो आंसर इज गोइंग टू बी option number 2. Now the next question is partnership firm is compulsorily dissolved. तो पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व कब कर देंगे? ऑप्शन 1 है if the business of the firm has become illegal. Second, if the number of partners in a firm has become more than 50, if reorganization of the profit sharing ratio between partners is done. तो रीऑर्गेनाइजेशन से तो आपकी फर्म डिसॉल्व जो है वो नहीं होगी, बट पहले दो केसेस में अगर आपका बिजनेस इलीगल हो गया और आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो चुके हैं, तो फिर आपकी फर्म को आपको बंद करना पड़ेगा या फिर आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। सो इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको मैचिंग करनी है। लिस्ट 1 में सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है गुडविल। सो गुडविल बेसिकली क्या होती है जी? गुडविल को किससे मैच कर सकते हैं हम? तो यहां पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो पहला वाला जो है वही सही लग रहा है, परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। तो अगर किसी सामान के बदले हम 2 लाख दे रहे हैं बट वो सामान जो है वो 1.5 लाख का है, तो हम ये 50,000 क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं? हम बेसिकली गुडविल के लिए ही दे रहे होते हैं। तो ए तो आपका 1 से ही मैच होगा। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो बी जो है आपका 4 से मैच होगा। तो A1 और B4 की मैचिंग मुझे दिख रही है ऑप्शन नंबर 3 में, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। और इसके अलावा नॉर्मल प्रॉफिट जो है आप अपने कैपिटल को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कीजिए। और इसके बाद है आपकी कैट नेचर ऑफ गुडविल। ओके, अगर आपकी गुडविल कैट नेचर की होती है तो बेसिकली आपकी उस प्लेस की गुडविल होती है, उस इंस्टीट्यूशन की गुडविल होती है। सो दिस इज गोइंग टू बी मैच्ड विद इंस्टीट्यूशनल गुडविल। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसी का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी कैन इशू जीरो कूपन डिबेंचर्स, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स या फिर ऑल टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो सभी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास हो सकते हैं। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। सो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज उस वीडियो को लाइक करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत से और वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और एवर स्टडी क्लासेस का ऐप फ्रीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप हमारे कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, आपको नीचे यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दिख रही है। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।